हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार आर्या और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ब्रेन एक्सरसाइज। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं उत्तराखंड हिस्ट्री में कीर्तपुर राजवंश गुप्तकालीन कीर्तपुर राजवंश लेके आ रहे हैं। इससे पहले हम पिछली वीडियो में हमें बात करी थी आपकी कुलिंद वंश की, और क्या कहा था कि बहुत सारी चीज़ें समझाई गई थी उसमें। कुलिंद वंश का कैसे करके आपको सबूत मिलते हैं पुरातात्विक और साहित्य, आप वो वीडियो जरूर वॉच कीजिए, उसके पश्चात ये वाली वीडियो देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि उस समय उत्तराखंड में जब कुलिंद वंश था तो कुलिंद वंश बहुत देर तक रहा उत्तराखंड में। और उस समय जब कुलिंद वंश की स्टार्टिंग के बारे में हमने बात करी थी, हमने कहा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, जो चंद्रगुप्त मौर्य उसका जो अशोक है, जो मौर्य वंश के शासक हैं अशोक, तो उन्होंने अपने कालसी अभिलेख में यहाँ के बारे में वर्णन किया गया है। उत्तराखंड के बारे में कालसी अभिलेख आपका तमसा और टोंस नदी के संगम पर मिलता है दोस्तों, और उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के क्षेत्र को अपरांत और यहाँ के लोगों को कुलिंद कहा गया है फ्रेंड्स। तो उससे हमें कुलिंद वंश की जानकारी मिलती है। और आगे हम पढ़ते हैं कि जैसे जैसे आपका केंद्र में आपका मौर्य वंश यानी कि मगध का शासन जो है वो डिक्लाइन हो रहा था, यानी दुर्बल हो रहा था, तो क्या हुआ कि उत्तराखंड में शकों और कुषाणों ने आक्रमण स्टार्ट कर दिए। शक और कुषाणों ने उत्तराखंड में आक्रमण स्टार्ट किए और काफी सारा भूभाग छीन लिया गया उस समय कुलिंदों से। और ऐसा माना जाता है कि जो कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि कुलिंद वंश ने ही, के वंशजों ने ही कीर्तपुर राजवंश की स्थापना करी है। यही उनके मतलब कुलिंद वंश ने ही कीर्तपुर राजवंश की स्थापना करी है, ऐसा माना जाता है कुछ विद्वानों का। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जो शक और कुषाणों के आक्रमण के पश्चात यहाँ उत्तराखंड में शक और कुषाण बच गए थे। तो केंद्र में उस समय ये केंद्र दुर्बल होने लग गया था, तो केंद्र में आपके एक नए वंश का उदय होता है दोस्तों, जिसका नाम है गुप्त वंश का उदय। और गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासक दोस्तों समुद्रगुप्त कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। और इन्होंने संपूर्ण भारत उस समय विजित कर लिया था। और ये जो उस समय के महानतम राजा हुआ करते थे वो अपने विजयों का उल्लेख शिलालेखों में और ताम्रलेखों में, ऐसे लेखों में किया करते थे। उसी दौरान आपके समुद्र की एक हरिश्रेणी की प्रयाग प्रशस्ति है दोस्तों, जिसमें उसने अपने विजयों का उल्लेख किया है। उसी में एक जगह आपके कीर्तपुर राज्य का भी उल्लेख है दोस्तों। कीर्तपुर राज्य का उल्लेख होने के कारण हमें ये पता लगता है कि कीर्तपुर राज्य उत्तराखंड में एक राजवंश था उस समय, गुप्तकालीन राजवंश है। तो इसके बारे में इसमें ये कहा गया है दोस्तों कि नेपाल की पश्चिम साइड, जो नेपाल है देश, उसके पश्चिम साइड जो हिमालय राज्य है, वो आज का जो उत्तराखंड है उसे कीर्तपुर राजवंश माना गया है दोस्तों। ये हरिश्रेणी की प्रयाग प्रशस्ति में ये एकमात्र स्रोत है आपके कीर्तपुर राजवंश के बारे में जानकारी देता है दोस्तों। उसके पश्चात हुआ क्या, उसके पश्चात आपके समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र जो था रामगुप्त शासक बना। ये बहुत ज्यादा अयोग्य शासक रहा था दोस्तों, क्योंकि इसके समय बहुत सारे आक्रमण हुए थे उत्तराखंड में। समुद्रगुप्त जो था, आपके जो समुद्रगुप्त है उसने कन्यादान लिया था, कन्यादान लेता था। जैसे मतलब अगर कोई राज्य आपका दे नहीं रहा है, टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो कन्यादान मांगता था, मतलब वहाँ की लड़कियों को लिया आता था। तो इसी के कारण यहाँ जो उत्तराखंड में एक जाति थी दोस्तों, ऐसा विद्वानों का मानना है कि खश जाति रही थी, खश लोग रहे थे। तो उन्होंने यहाँ रामगुप्त पर आक्रमण कर दिया था, क्योंकि उन जातियों के लोगों से समुद्रगुप्त ने क्या करा था, आपका कन्यादान मांगा था। तो रामगुप्त पर जब आक्रमण किया तो इस बात का भी उल्लेख आपके कीर्तपुर जो हरिश्रेणी की प्रयाग प्रशस्ति है उसमें मिलता है। उसमें कुछ विद्वानों का मानना है कि जो खश जाति है उन्हें शक कहा गया है, शक कहा गया है फ्रेंड्स। तो इसी शक जाति और खश जाति में विद्वानों का अभी भी मतभेद है दोस्तों। तो इस जो प्रयाग प्रशस्ति है, हरिश्रेणी की प्रयाग प्रशस्ति, ये बहुत ज्यादा जानकारी देती है दोस्तों कीर्तपुर राजवंश के बारे में। और एक गुप्तकालीन राजवंश है दोस्तों। और इसी प्रशस्ति से हमें पता लगता है दोस्तों कि उस समय उत्तराखंड में आपके कीर्तपुर राजवंश था दोस्तों। समुद्रगुप्त के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जिस समय समुद्रगुप्त आपका केंद्र में सत्ता में था, उस समय
केंद्र में इसका ही वर्चस्व था दोस्तों। उस समय क्या हुआ था कि समुद्रगुप्त ने कई आक्रमण किए उत्तराखंड राज्य में, जिससे क्या हुआ, उत्तराखंड राज्य का जो कर्तपुर राज्य था, राजवंश था, वो दुर्बल होने लगा दोस्तों। वो दुर्बल होते रहा और डिक्लाइनेशन की ओर जाने लगा, जिसके कारण क्या हो रहा, कई छोटे छोटे राज्य की उत्पत्ति हुई उत्तराखंड में। कई छोटे छोटे राज्यों की उत्पत्ति हुई, जिनमें से कुछ राज्य हमने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे शत्रुघ्न राज्य, पौरवों का ब्रह्मपुर राज्य, स्वर्ण गोत्र राज्य, गोविषाण राज्य, कल्याण वर्मन का राज्य। ऐसे छोटे छोटे कई सारे राज्यों में एक कर्तपुर राजवंश क्या हुआ, बिखर गया दोस्तों। छोटे छोटे राजवंश बनने लग गए। तो ह्वेन सांग है, एक चीनी यात्री है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि जो शत्रुघ्न राज्य है दोस्तों, वो उसकी जो पूर्वी सीमा है वो गंगा है दोस्तों कहा। तो इससे हमें पता लगता है कि हाँ, छोटे छोटे इलाकों में कुछ लोग बसे हुए थे, तो कुछ राज्य बसे हुए थे दोस्तों। तो ये पौरवों का जो ब्रह्मपुर राज्य है, इसकी जो चर्चा की गई है वो तालेश्वर ताम्र लेखों में इसके जो राजवंश के शासकों के नाम लिखे हुए हैं दोस्तों। ये तालेश्वर ताम्र लेख है दोस्तों, इसमें इस वंश के यानी कि जो पौरवों का ब्रह्मपुर राज्य है, इसके राजवंश के शासकों के नाम लिखे गए हैं तालेश्वर ताम्र लेख में दोस्तों। ये कुछ नाम इस प्रकार हैं: विष्णु वर्मन, वृषभ वर्मन, अग्नि वर्मन, वृति वर्मन, ऐसे करके नाम कुछ देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो ये जो राज्य थे अब छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका है दोस्तों। एक तो बड़ा राज्य था पहले कर्तपुर राजवंश, ऐसी बात कही गई थी इसकी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की। उसके पश्चात क्या हुआ कि इसके आक्रमणों के पश्चात ये दुर्बल होने लगा, फिर इसके बाद इसका डिक्लाइनेशन हुआ, कई छोटे छोटे राज्य बन गए। अब क्या है दोस्तों, अब देखो उत्तराखंड में छोटे छोटे राज्य हैं, तो क्या होंगे, विदेशी आक्रमण बढ़ जाएंगे दोस्तों, विदेशों का वर्चस्व इसमें बढ़ जाएगा। तो कई सारे विदेशी आक्रमण हुए इन राज्यों पर, यानी इन छोटे छोटे दुर्बल राज्यों पर कई सारे विदेशियों ने आक्रमण करा। जैसे उसमें से थे कश्मीर के शासक ललितादित्य ने यहाँ आक्रमण किया दोस्तों। इसके पश्चात देखो दोस्तों, कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने भी यहाँ आक्रमण किया है फ्रेंड्स। समुद्रगुप्त के आक्रमण के पश्चात उत्तराखंड राज्य बहुत दुर्बल होने लगा। जो आपके कर्तपुर राजवंश थे वो छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गए, और जैसे ही फिर उसके पश्चात विदेशी आक्रमण स्टार्ट हो गए। जैसे आपके ललितादित्य का आक्रमण हुआ, आपके कश्मीर के शासक यशोवर्मन का आक्रमण हुआ, कन्नौज के शासक का। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, आगे जाके गुप्तों के पश्चात, यानी कि जब केंद्र सत्ता में गुप्त साम्राज्य का पतन हो रहा था, तो उस वक्त केंद्र दुर्बल हो गया, जिसके कारण उत्तराखंड की राजनीति जो होती है अस्थिरता आ गई थी। राजनीति में अस्थिरता आ गई थी, उत्तराखंड की राजनीति में अस्थिरता आने के कारण कई सारे बाह्य आक्रमण स्टार्ट हो गए थे उत्तराखंड पर। तो उसमें से एक बड़ा आक्रमण था 4वीं शताब्दी या 5वीं शताब्दी में नागवंश का आक्रमण हुआ उत्तराखंड में। इसके काफ़ी सारे सबूत मिलते हैं। उत्तराखंड में आपको नागों के कई सारे मंदिर देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। नागवंश ने एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। इसके पश्चात कन्नौज के मौखरी राजवंश का आक्रमण हुआ और उन्होंने नागवंश का काफ़ी बड़े भूभाग को छीन लिया नागवंश से। तो उसके जो मौखरी राजवंश का जब आक्रमण हुआ तो इस राजवंश की यहाँ स्थापना हुई। इसके पश्चात इसके जो अंतिम शासक थे ग्रहवर्मा, इसके मौखरी राजवंश के अंतिम शासक ग्रहवर्मा थे, उनकी किसी ने हत्या करी। तो इसके पश्चात जो शासक बने वो थे हर्षवर्धन दोस्तों। ग्रहवर्मन की बहन के पति थे हर्षवर्धन, जो थे थानेश्वर के शासक थे। तो उन्होंने उत्तराखंड भी संभाला उस समय। तो उत्तराखंड हर्षवर्धन के अधीन आया। तो ये लिखा है हर्षवर्धन के अधीन उत्तराखंड। तो हर्षवर्धन एक अच्छे राजा शासक थे। तो फ्रेंड्स, हर्षवर्धन के समय ह्वेन सांग एक चीनी यात्री उत्तराखंड आया था घूमने के लिए, और उसके यात्रा वृत्तांत से हमें ये पता लगता है कि उस समय का उत्तराखंड या हर्षवर्धन का राज्य कैसा था। तो ह्वेन सांग अपने यात्रा वृत्तांत में बताते हैं कि उस समय उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचलन था। उसने कई सारे बौद्ध विहार देखे, बौद्ध स्तूप देखे यहाँ उत्तराखंड में, और वो बताता है कि हर्षवर्धन बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। और हर्षवर्धन ने एक पहाड़ी कन्या से विवाह किया था, ये भी एक बात बताता है दोस्तों। आपका ह्वेन सांग के यात्रा वृत्तांत से हमें पता लगता है। वे बताता है कि
जो इस पहाड़ी इलाके के बारे में बताता है कि पहाड़ी इलाके में पोलीकीमोपुलो कहता है पहाड़ी इलाके को। तो कनिंगम इतिहासकार है, एक अंग्रेज इतिहासकार, वो कहते हैं कि जो पोलीकीमोपुलो है ये ब्रह्मपुर राज्य है, जो उस समय का सबसे बड़ा राज्य था उत्तराखंड में, और उसमें गढ़वाल और कुमाऊं मंडल आते थे। ये कनिंगम इतिहासकार का कहना है। जो हेमसांग है या वेंगसांग है, वो बताता है कि हरिद्वार की लोकेशन बताता है दोस्तों। वो कहता है कि हरिद्वार जो है वो भागीरथी नदी या गंगा नदी के दाहिनी ओर बसा हुआ है, वो भी 20 ली की परिधि में फैला हुआ है। ली दोस्तों एक चाइना का मापन, चीनी मापन है। ली 20 ली की परिधि में फैला हुआ है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार वेंगसांग बताता है कि हर्षवर्धन ने वहां एक बार पिंडदान किया था दोस्तों। कहा? हरिद्वार में गंगा में पिंडदान किया था। और ये अपनी यात्रा वृत्तांत में ये भी बताता है कि दोस्तों कि हरिद्वार में थानेश्वर और कन्नौज से कई सारे श्रद्धालु यहाँ उत्तराखंड आते हैं, हरिद्वार में आते हैं, दर्शन करते हैं दोस्तों, और गंगा का स्नान करते हैं। उस समय के सारे जो यात्रा वृत्तांत में हमें उत्तराखंड की थोड़ी झलक देखने को मिलती है वेंगसांग के यात्रा वृत्तांत से। तो दोस्तों हमने हर्षवर्धन के अधीन उत्तराखंड जाना और जो काफ़ी समृद्ध रहा उस समय के बारे में। तो इसके पश्चात दोस्तों हम आने वाली वीडियो में आपको आगे के राजवंशों के बारे में बताएंगे, और इस राजवंश के बारे में हमें वेंगसांग बहुत सारी जानकारी देते हैं, कनिंगम भी बहुत सारी जानकारी देते हैं। तो इनको याद रखना कि कनिंगम इतिहासकार क्या कहते हैं, आपके अंतिम शासक कौन था कन्नौज के मौखरी राजवंश का, और हर्षवर्धन कहते हैं ग्रहवर्मा के क्या थे दोस्तों, बहनोई थे, यानी कि इनकी बहन के पति थे, और ये थानेश्वर के शासक रहे थे। इसके पश्चात ये उत्तराखंड के शासक बने और 647 में इनकी मृत्यु हो गई फ्रेंड्स। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और बेल आइकन प्रेस दबाना ना भूलें। थैंक यू।